जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं कि जनसंख्या कहीं पे कम और कहीं पे अधिक पाई जाती है, इसके क्या कारण हैं। अब दो प्रकार के मुख्य कारक हैं, वो कौन कौन से हैं, भौतिक कारक और आर्थिक कारक। पहला आएगा इसमें भौतिक कारक। अब भौतिक कारकों में कौन कौन से पढ़ेंगे, भौतिक कारक में जैसे सबसे पहला है जैसे किसी भी क्षेत्र की स्थिति या धरातल स्थिति कि वो किस क्षेत्र में स्थित है, स्थिति। दूसरा इसमें आएगा जलवायु, ये इसके भाग करके पढ़ सकते हैं अपन, ठीक है। तीसरा है इसमें जल की उपलब्धता, तीसरा है जल की उपलब्धता और चौथा है मिट्टी, ठीक है। अब इसमें देखो स्थिति किस प्रकार से प्रभावित करेगी लोगों को रहने के लिए, कि अपन ने अभी पढ़ा कि अपना वितरण असमान, जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। कहीं पे बहुत ही अधिक लोग निवास करते हैं, घनत्व भी उधर अधिक है, कहीं पे बहुत ही कम और कई निर्जनीय क्षेत्र हैं, ठीक है। अब इसको कोई ना कोई कारक तो प्रभावित करते हैं, जब भी तो लोग, एक जगह ऐसी होती है पृथ्वी की कि जहाँ पर अत्यधिक बसाव होता है मानव का, और एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर बहुत ही कम लोग बसते हैं। तो इसमें है भौतिक कारकों में सबसे पहला है स्थिति, कि वहाँ की धरातल की स्थिति किस प्रकार की है, वहाँ किस प्रकार की स्थलाकृतियां बनी हुई हैं जिन पे कि मनुष्य रहना पसंद करता है या नहीं करता। जैसे आप देखोगे मैदानी क्षेत्रों में, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैदानी क्षेत्रों में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, और आप स्थलाकृति को देखोगे जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में कम जनसंख्या निवास करती है, पठारी क्षेत्रों में भी कम जनसंख्या निवास करती है, या अत्यधिक वन वाले क्षेत्रों में भी अधिक जनसंख्या निवास नहीं करती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में ना के बराबर बहुत ही कम जनघनत्व वहाँ बहुत ही कम पाया जाता है। तो ये सब कारक किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ये अपन ने पहले क्लासों में भी पढ़ा है। इसमें स्थिति किस प्रकार से प्रभावित करती है, वहाँ का धरातल किस प्रकार का है, क्योंकि वहाँ मनुष्य को रहने के लिए जैसे ये कारक ही प्रभावित करेंगे, स्थलाकृतियां मुख्य रूप से प्रभावित करती हैं, क्योंकि उसको मकान बनाने के लिए, रहने के लिए, वहाँ रोजगार उपलब्ध करने के लिए सही पहाड़ी क्षेत्रों पे तो उसको न तो सही मौसम मिलेगा, न वहाँ मकान बनाना आसान है, न वहाँ खेती करना आसान है, तो इसलिए वो मैदानी क्षेत्रों में अधिक निवास करते हैं। तो स्थिति से आपको समझ में आ गया होगा आपके कि किस प्रकार की वहाँ पर स्थलाकृति बनी हुई है, या किस प्रकार की स्थलाकृति पर ज्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। अब अगला है जलवायु। वहाँ की जलवायु भी बहुत अधिक प्रभावित करती है मनुष्य को बसने के लिए। किसी भी स्थान की जलवायु भी एक आवश्यक तत्व हो जाता है, वो भी बहुत ही अत्यधिक प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को एक सामान्य जलवायु में न तो वो अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में रहना पसंद करता है, और न ही वो अत्यधिक गर्म प्रदेशों में रहना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उसको सम जलवायु चाहिए। जैसे अपने अब ये राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखोगे जैसलमेर में जनसंख्या का घनत्व तो अत्यधिक कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में जीवन हार्ड होता है, वहाँ पर तापमान इतना अधिक होता है कि दिन का तापमान चला जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस तक, और रातें ठंडी हो जाती है, रात का 20 डिग्री तक आ जाता है तापमान। तो ऐसे में मनुष्य अपने शरीर को वहाँ एडजस्ट नहीं कर सकता है। तो इसलिए वहाँ का तापमान, वहाँ पर वर्षा, वहाँ पर आर्द्रता, ये सारे तत्व इसको प्रभावित करते हैं मनुष्य को। तो आप देखोगे कल भी अपन ने पढ़ा था कि समशीतोष्ण जलवायु में, समशीतोष्ण जो कटिबंध होता है उसमें मनुष्य अत्यधिक बसावट है मनुष्य की पृथ्वी पर। कितने डिग्री से? 20 डिग्री से, और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में सबसे अधिक लोगों की बसावट है। कहीं पढ़ा था ना हमने?
तो वो इसीलिए है कि वहाँ की जलवायु मनुष्य के अनुकूल पाई जाती है, तो इसलिए वहाँ पर वो ज्यादा रहना पसंद करता है। ठीक है, क्योंकि अगर उसका रहने के लिए जलवायु सही नहीं होगी तो वो वहाँ पर बसा नहीं। जैसे आप देखते हो पहाड़ी क्षेत्रों पे या पर्वतीय क्षेत्रों पे बहुत ही कम लोग बसते हैं, जनसंख्या का घनत्व वहाँ कम पाया जाता है, जनसंख्या का वितरण भी वहाँ कम पाया जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, ये जलवायु आपके आ गया होगा समझ में, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, ये वर्षा, ये सारे तत्व मनुष्य को बसने के लिए प्रभावित करते हैं। अब अगला है जल की उपलब्धता, कि जल की उपलब्धता मैंने पहले भी बताया था कि सभी मानव सभ्यताएं प्राचीन काल से देखोगे तो ही सभी मानव सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई थी। क्यों? क्योंकि मनुष्य की पहली प्राथमिकता क्या है? जल के बिना जीवन नहीं है। तो वो जहाँ पर जल की उपलब्धता आसानी से होती है, चाहे वो भूमिगत जल हो, चाहे वो नदियों द्वारा उपलब्ध हो, चाहे वो तटीय क्षेत्र पे बसेगा, लेकिन जल की उपलब्धता उसको अत्यधिक प्रभावित करती है बसने के लिए। तो नदीय क्षेत्रों में इसीलिए जनसंख्या, अपने कहा ना मैदानी क्षेत्रों में, मैदान नदियों द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए नदीय क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। उसका क्या कारण है? वहाँ जल की आसानी से उपलब्धता है। अब अगला है मिट्टी। मिट्टी भी अत्यधिक प्रभावित करती है मनुष्य को बसने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर उपजाऊ मिट्टी होगी तो वो कृषि आसानी से कर सकता है और अत्यधिक उत्पादन कर सकता है। उद्योग धंधे आसानी से, जैसे उद्योगों के लिए उसको कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है। तो वो जहाँ पर मिट्टी भी उपजाऊ होगी वहीं पर ज़्यादा जनसंख्या का निवास पाया जाता है। तो मैंने तुम्हें बताया कि भौतिक कारकों में सबसे पहले स्थिति, वहाँ का धरातल किस प्रकार का है, वहाँ पर किस प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है, ये उसको प्रभावित करती है। जलवायु में तापमान, आर्द्रता, ये वायुदाब और वर्षा, ये सारे तत्व भी मनुष्य को बसने के लिए प्रभावित करते हैं। जल की उपलब्धता, मैदानी क्षेत्रों में जल की उपलब्धता अधिक होने के कारण ही अधिक जनसंख्या पाई जाती है। अगला है मिट्टी, जहाँ पर जहाँ पर मिट्टी उपजाऊ पाई जाती है वहाँ पर भी जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है या अधिक पाया जाता है। अब आगे है आर्थिक कारक। दूसरा है आर्थिक कारक। दो प्रकार के कारक मैंने अभी बताए थे मुख्यतः। अब दूसरा है आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों में कौन कौन से आएंगे? आर्थिक कारकों में पहला देखो, इसमें ये आ जाएगा आर्थिक कारकों में खनिज। आर्थिक का मतलब है कि वहां पर किस प्रकार के वो काम धंधे पनपा सकता है, किस प्रकार का उसका समाज है। तो पहला है इसमें खनिज, ये आगे समझा दूंगी। दूसरा है नगरीकरण। तीसरा है समाज एवं सांस्कृतिक वातावरण। तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। ठीक है, अब ये इसमें आ जाएंगे। इसमें अपन ने 4 का अध्ययन किया था, इसमें है 3। तो आर्थिक कारक में कौन कौन से आ जाएंगे? सबसे पहला है खनिज, कि जिन क्षेत्रों में खनिज पदार्थ अधिक पाए जाते हैं वो लोगों को रोजगार के लिए वहां पर उद्योग स्थापित होंगे। जहां पर खनिज पाए जाते हैं वो खनिज उद्योगों का क्या होता है? कच्चा माल होता है। तो जहां पर खनिज अधिक पाए जाएंगे वहां पर उद्योग अधिक स्थापित होंगे, और जहां पर उद्योग स्थापित होंगे वहां पर क्या होता है कि लोग श्रमिकों के रूप में वहां पर अत्यधिक आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनको वहां रोजगार मिलता है उद्योगों में। इसलिए जहां इंडस्ट्रियल एरिया है अपना, आप इधर भी देख लेना, इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें लोगों की संख्या अधिक या जनसंख्या का वितरण वहाँ पर अधिक पाया जाता है। वो इसीलिए पाया जाता है कि वहाँ पर उनको रोजगार उपलब्ध होता है। और जहाँ पर रोजगार कहाँ लगाया जाता है या उद्योग कहाँ स्थापित किया जाता है? जहाँ पर कच्चा माल अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध हो, और कच्चा माल खनिजों के द्वारा उत्पन्न
उपलब्ध होता है। तो जहाँ पर खनिज अधिक पाए जाते हैं वहाँ पर उद्योग अधिक स्थापित होते हैं और उद्योगों में श्रमिकों के लिए रोजगार उपलब्ध होते हैं। तो इसलिए जहाँ पर खनिज अधिक पाए जाते हैं, जनसंख्या का वितरण और घनत्व वहाँ पर ही अधिक पाया जाएगा। जैसे अपने यहाँ का उदाहरण लें, अपने दिल्ली गुड़गांव इंडस्ट्रियल एरिया है ना, तो दिल्ली में देखो सबसे अधिक जनसंख्या इसीलिए पाई जाती है कि यह इंडस्ट्रियल एरिया है दिल्ली और इसके चारों ओर का, ये जो नोएडा है, ये गुड़गांव है, फरीदाबाद है, बावल है, ये सारे क्षेत्र किस लिए डेवलप हुए हैं कि वहाँ पर उद्योग अत्यधिक स्थापित हो गए हैं, इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व और वितरण भी अधिक पाया जाता है। अब इससे अगला है नगरीकरण। तो नगरीकरण भी अधिक प्रभावित, नगरों में आप देखोगे कि नगरीय क्षेत्र में या शहरों की ओर लोग आकर्षित क्यों होते हैं? रोजगार पाने के लिए। सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध होती हैं नगरों में या शहरों में। तो शहरों में जनसंख्या अधिक क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहाँ पर रोजगार उपलब्ध होते हैं, अच्छी शैक्षिक सुविधाएं होती हैं, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं होती हैं, वहाँ पर रोजगार के अवसर अच्छे होते हैं, शिक्षा पद्धति अच्छी होती है, वहाँ पर शिक्षा के सुलभ साधन होते हैं, परिवहन के साधन वहाँ अच्छे होते हैं, तो सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तो वहाँ भी जनसंख्या का वितरण अधिक पाया जाएगा नगरों में। तो इसका है दूसरा कारण क्या है? नगरीकरण भी जनसंख्या के वितरण को और घनत्व को प्रभावित करता है। और तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। यह भी अत्यधिक प्रभावित करता है कि अब लोग, जैसे आप देखते हो अपना भारत में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, लेकिन कुछ मुस्लिम कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, तो जहाँ पर उसका अपना समाज होगा वहीं पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो सांस्कृतिक, क्योंकि एक समाज के अपने रीति रिवाज होते हैं, वो अपने समाज में ही एडजस्ट होता है। अब अपन हिंदू हैं तो अपन अगर मुसलमानों के मोहल्ले में रहेंगे तो अपन को बिल्कुल मजा नहीं आएगा, या अपन रहना नहीं चाहते हैं वहाँ बिल्कुल, क्योंकि वहाँ अपना समाज नहीं है। अगर वहाँ मुसलमानों की अधिकता है तो अपने को ये लगता है कि अपन कहाँ आ गए, अपन का तो अपना तो समाज ही नहीं है यहाँ। तो जहाँ भी उसका समाज का बाहुल्य ज़्यादा होता है, बहुमत ज़्यादा होता है, जहाँ उसका समाज होता है, वहाँ भी जनसंख्या का वितरण भी है इसको प्रभावित करता है कि एक समाज के लोग एक जगह ही रहना पसंद करते हैं दूसरे समाज में रहने की बजाय। तो ये कारक मुख्य कारक थे, ये भौतिक कारक और आर्थिक कारक, इसके अलग अलग मैंने उदाहरण आपको समझा दिए हैं, ये आपके आगे होंगे समझ में। इनके अलावा और क्या प्रभावित करते हैं मनुष्य को, जनसंख्या को? वातावरण के, अब इसमें ये तुम्हें सारे बता दिए मैंने, आपके यहाँ चार्ट में दे रखा है, चाहे तो इसमें से पढ़ लेना, लेकिन इजी वे में ये है भौतिक कारक और आर्थिक कारक। तो इसमें पहला है स्थिति, या आप बोल सकते हो धरातल, जलवायु, जल की उपलब्धता, मिट्टी, ये आपके आ गए होंगे समझ में। मैं एक बार दोबारा फिर रिपीट कर देती हूँ ये कि भौतिक कारक में जैसे सबसे पहला मुख्य कारक है स्थिति, कि वो किस प्रकार की स्थलाकृति में, जैसे किस प्रकार की वहां पर धरातलीय स्थलाकृति है, तो उसी में रहना मनुष्य पसंद करता है। जैसे मैदानी क्षेत्र में, बार बार मैंने बताया है कि मैदानी क्षेत्र में इसीलिए लोगों का जमाव ज्यादा है या लोग जनसंख्या अधिक निवास करती है। दूसरा है जलवायु, जलवायु भी अत्यधिक प्रभावित करती है, क्योंकि मनुष्य को रहने के लिए एक सही, मैंने कल भी बताया था तुम्हें, जैसे अभी मैंने बताया कि समशीतोष्ण जो कटिबंध है उसमें अधिक जनसंख्या पाने का एक जलवायु ही मुख्य कारक है। ठीक है, 20 डिग्री से 60 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है ना, अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र वो है। जल की उपलब्धता, मनुष्य को जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। प्राचीन काल से ही अपन देखते आ रहे हैं कि जितनी भी सभ्यताएं हुई वो जल या नदियों के किनारे ही विकसित हुई थी। तो जहाँ पर जल की उपलब्धता या नदियाँ, भूमिगत जल आसानी से उपलब्ध होगा, वहाँ पर जनसंख्या का जमाव अधिक होगा या जनसंख्या का वितरण अधिक पाया जाएगा। इसी प्रकार से मिट्टियाँ हैं कि जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाएगी वहाँ पर कृषि, पशुपालन ये अधिक होता है, तो मनुष्य को वहीं रोजगार मिलता है, तो वहाँ पर भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और आर्थिक कारकों में खनिज,
खनिज उद्योगों का मुख्य कच्चा माल होता है। तो जहाँ पर खनिज पाए जाएंगे वहाँ उद्योग स्थापित होंगे, और जहाँ उद्योग स्थापित होंगे तो उनके लिए श्रमिकों की जरूरत होगी। तो वहाँ अत्यधिक मात्रा में काम करने के लिए लोग वहाँ बस जाते हैं, तो वहाँ भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। नगरीकरण मैंने अभी बताया कि शहरों में सारी सुविधाएं पाई जाती हैं आसानी से, जैसे चिकित्सा सुविधा है, इसकी चिकित्सा सुविधा है, और वो है शिक्षा की सुविधा है, परिवहन की सुविधा है, संचार के साधनों की सुविधा है, रोजगार की सुविधा है। तो इसलिए नगरों में अधिक जनसंख्या का घनत्व और वितरण पाया जाता है। अब सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक में भी यही हो जाएगा कि समाज में एक मनुष्य अपने खुद के समाज में ही रहना ज्यादा पसंद करता है उसके दूसरे समाज में रहने की बजाय। तो जैसे अपन, मैंने अभी उदाहरण दिया कि जैसे अपन हिंदू हैं, तो जहाँ हिंदू लोग ज्यादा रहेंगे वहीं अपन रहना, क्योंकि अलग अलग समाज के अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो दूसरे में वो रहना ज्यादा पसंद नहीं करता है। तो जहाँ पर एक समाज के लोगों का ही वहाँ पर, जैसे अभी मैंने बताया जैसे भारत है वो हिंदू ज्यादा है, भारत में पाकिस्तान है वो मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पर मुसलमानों की अधिकता है, यहाँ पर हिंदुओं की अधिकता है। तो यह जनसंख्या वितरण को, ये सांस्कृतिक उनके अपने रीति रिवाज होते हैं, अपने व्रत त्योहार सेलिब्रेशन के अलग अलग मनोरंजन के साधन होते हैं, उनके अपने अलग ही रहने के ढंग होते हैं, तो ये चीज भी उनको प्रभावित करती है। ठीक है, अब अपन ने ये पढ़ लिया। अब इसके आगे है आपका राजनीतिक, इनके अलावा है वातावरण का अनुकूलन। वातावरण का अनुकूलन से क्या मतलब है कि वहाँ का वातावरण भी, चारों तरफ का जो वातावरण है वो भी मनुष्य को बहुत अधिक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, कि जिस प्रकार से चारों तरफ अगर आपने वातावरण सही नहीं है, वातावरण का मतलब भौगोलिक भी हो सकता है और आर्थिक में भी अपन पढ़ सकते हैं। जैसे कि अपने मैंने अभी बताया ना, ये सामाजिक तत्व में ही आ जाएगा ये वातावरण वाला, कि इसमें जिस समाज में वो एडजस्ट समायोजन वो कर सकता है उसी में रहना वो ज़्यादा पसंद करता है, और वही उसी की जनसंख्या वहाँ पर अधिक पाई जाएगी। तो ये अपन ने वितरण में आज अपन ने पढ़ा है जनसंख्या का वितरण व घनत्व, दोनों चीजें। इसमें जनसंख्या का वितरण पृथ्वी पर असमान रूप से पाया जाता है। इसके 4 क्षेत्र बताए हैं मैंने, वो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र, कम जनसंख्या वाले क्षेत्र और अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र। इन देशों के मैंने नाम बता दिए हैं, वो आपको याद रखने हैं। उसके बाद है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो इनमें भौतिक कारक बता दिए मैंने, स्थिति, जलवायु, जल की उपलब्धता और मिट्टी। आर्थिक कारक बता दिए, खनिज, नगरीकरण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, वातावरण के साथ समायोजन है, सामाजिक संरचना, अलग अलग धर्म, इनमें ये भी आ जाएगा। जैसे आर्थिक कारक में कि धर्म, एक धर्म को मानने वाला लोग एक जगह ही ज्यादा रहना पसंद करते हैं दूसरे धर्म में रहने की बजाय। ठीक है, तो वहां पर जनसंख्या का, उसी प्रकार की जनसंख्या का वितरण वहां अधिक पाया जाएगा। अब अपन कल पढ़ेंगे इसके जो ये क्षेत्र जनसंख्या महासमूह, अलग अलग जनसंख्या को अलग अलग समूह में बांट रखा है, तो वो अपन कल पढ़ेंगे।